नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले में आपने वीडियो देखा होगा कि हमारे पास जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का केमिस्ट्री का डीएससी चल रहा है ना। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है और वीडियो को आपने देखा है ना। तो ये हमारा थर्ड यूनिट चल रहा है। थर्ड यूनिट में मैंने पहले ही एक वीडियो आप सभी लोगों को दे दिया है। ये इसका दूसरा पार्ट है, क्योंकि एक पार्ट में वीडियो काफी लंबा हो जा रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को मैं इसको दो पार्ट में दे दूं ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो चलिए बच्चों, हम लोग समझते हैं। ये पूरा हमारा परिभाषा है। इक्विवेलेंट वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, मोलरिटी क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार किसे कहते हैं। इक्विवेलेंट वेट किसी भी तत्व या किसी भी वह मात्रा होती है जो 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया कर सकती है या उन्हें प्रतिस्थापित कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या समझे आप लोग। हमारे पास मान लीजिए इक्विवेलेंट वेट, उसका भार कि उनका तुल्यांकी भार, हर परमाणु के द्रव्यमान को अगर हम जोड़ दें तो वो निकल जाता है हमारे पास इक्विवेलेंट वेट। किसी तत्व या यौगिक की वह मात्रा होती है जो 1 ग्राम हाइड्रोजन, कितना ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन, कितना ग्राम, 8 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन या 35 ग्राम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर सकती है, तो उसे या विस्थापित कर सकती है, तो उसे हम लोग इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। और इसके कई अलग अलग परिभाषा आप दे सकते हैं, लेकिन यहां पर हम इस कॉन्सेप्ट में, इस सेंस में यहां तक समझ रहे हैं। ओके, जैसे मेरे पास है H2O, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है हमारे पास, 16 होता है, राइट ना। तो अगर हम उसके टोटल मानों को जोड़ दे तो इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल जब करते हैं ना तो वहां पर काम आता है। अब देखते हैं एसिड बेस सॉल्ट के लिए, देखते हैं एसिड बेस और सॉल्ट, ये तीन चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या है। देखते हैं भाई, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक होता है, दो हाइड्रोजन के पीछे दो लिखेंगे, प्लस सल्फर का द्रव्यमान कितना होता है हमारे पास, 32, और यहां पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है हमारे पास, 16। तो 16 चौक 64, 64 में 32 जोड़ेंगे, फिर दो जोड़ेंगे, कुल मिला के ये हो जाएगा 98। अर्थात परमाणु के द्रव्यमान को जोड़ दें तो हमको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। ओके, अगला है हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट का परिभाषा हम क्या दें। मॉलिक्यूलर वेट किसी भी मॉलिक्यूल में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भार मतलब एटॉमिक वेट का योग होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि यहां पर लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू सम ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ द ऑल एटम, सभी परमाणु के द्रव्यमान को जोड़ दो तो वो निकल जाता है हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आया। जैसे यहां पर 98 निकला है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना मिला हमको, 98 मिला है। किसका मिला, H2SO4 का। वाटर का कितना होता है, 18 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, कार्बन का खुद होता है 12, ठीक है, द्रव्यमान। और CO2 कह रहा है, अर्थात ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16, और 16 दूनी 32 हो जाएगा, दो ऑक्सीजन के पीछे। अगर मैं CO2 लिखूं यहां पर, CO2, ठीक है, तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होगा हमारे पास, मैंने बोला आपको कितना हो गया, 12। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16। तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, दो ऑक्सीजन के पीछे। अब 32 में जोड़ देना आप कितना को, 12 को जोड़ देना, तो जो मिलेगा वो हमारा उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। ऐसे ही आप मुझे HCl का निकाल के बताना, HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना है बताना मुझे, ठीक है। और SO2 का बताना मुझे, इसको लिख लो, आपके लिए होमवर्क है, बताना आप मुझे, ठीक है। और HBr का बताना आप मुझे कितना होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट, और CH4 का बताना मुझे कितना होता है मॉलिक्यूलर। इतना आप सबके लिए वर्क है, बताना मुझे। ये देखो वाटर का दो क्यों लिखा, दो बार हाइड्रोजन है इसलिए दो लिखा, इसीलिए कह रहा है 2 गुणा H अर्थात दो हो गया। 1 गुणा 0 अर्थात जीरो नहीं है, ऑक्सीजन है। 1 गुणा हमारे पास है ऑक्सीजन, एक ठो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16, और 16 में दो जोड़ेंगे कितना होगा, 18। NaCl का देख सकते हैं, सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35, जोड़ेंगे 58.5 हो गया। मोलरता क्या है, ये सब 12वीं में पढ़ा है जी सभी लोग। मोलरिटी किसी विलियन अर्थात सॉल्यूशन में प्रति लीटर में घुले हुए घुलनशील पदार्थ अर्थात
सॉल्यूट के मोलों की संख्या को कहते हैं मोलरिटी। क्या होता है मोलरिटी? कि किसी भी 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को कहते हैं मोलरिटी। यहां पर फार्मूला है, सब लोग पढ़े 12वीं का फार्मूला उठा के पढ़ लेना। ओके, यहां पर एम बराबर क्या कह रहे हैं, देख रहे हैं, मोलरिटी। मोलरिटी इक्वल टू एम बराबर लिख सकते हैं हम लोग मोलों की संख्या, नंबर आप यहां पर लिखा हुआ है हमारे पास, फ्रैक्शन लिखा है जो ब्रैकेट को बता रहे हैं, यहाँ पर टेक्स्ट कर रहा है, ये टेक्स्ट वेक्स कुछ नहीं है यहाँ पर बता रहे स्पेस छोड़ दिया है यहाँ पर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या अपान क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका हिंदी मतलब क्या होगा, विलय में मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या अपान क्या हो जाएगा हमारे पास, विलियन में, विलियन, कोई भी विलियन में कितना लीटर घुला है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, विलियन की आयतन, ये हो जाएगा विलियन की आयतन। ठीक है, ये हिंदी 12वीं से पढ़ लीजिएगा, वही है सेम टू सेम। यहां पर W बराबर क्या है, घुले हुए पदार्थ का भार है, कितना उसका वेट है, MW का मतलब मालिकुलर वेट है, अभी मैंने बताया। W का मतलब क्या, V का मतलब क्या है, विलियन की आयतन है। उदाहरण, 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml पानी में घोलने पर क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मालिकुलर वेट कितना होता है, 40, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सबको जोड़ेंगे 40। दिमाग लगा रहे हैं कि नहीं, लगा लो। कैसे निकालेंगे, तो यहां पर हम क्या निकालेंगे, हमको पता है हम 10 ग्राम घोल रहे हैं, कितना में घोल रहे हैं, 1000 ml में, अर्थात 1 लीटर में। अपान क्या कर लेंगे, ये कितना ग्राम है हमारे पास, कितना है, इसका मालिकुलर वेट कितना होता है 40, और एक कितना हमको बनाना है 500 ml में बनाना है, इक्वल कर देंगे। तो यहां पर हम इसका मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो 0.5 ग्राम लेना पड़ेगा आपको, क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर, जो 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml पानी में घोलने पर अगर हम मोलरिटी निकालें तो 0.5 हमारे पास ग्राम मिलेगा। नॉर्मेलिटी पूरा 12वीं से पढ़ लीजिएगा, परिभाषा आपको यहाँ पढ़ना है। और यहाँ पर जो टेक्स्ट टेक्स्ट लिखा है ना, तो यहाँ पर ये दूसरा लैंग्वेज में चेंज हो गया इसलिए है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी एन बराबर होता है हमारे पास इक्विवेलेंट ऑफ, इंग्लिश में लिख सकते हैं सॉल्यूट, अपान क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसा लिख सकते हैं आप। इसके हिंदी मतलब क्या होगा, विलय के तुल्यांकी भार, है ना, विलय के तुल्यांकी भार अपान क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, विलियन का आयतन, किसमें, लीटर में, ऐसा लिख सकते हैं हिंदी में अपान करके। परिभाषा देखते हैं, नॉर्मेलिटी किसी विलियन के प्रति लीटर उपस्थित इक्विवेलेंट की संख्या को नॉर्मेलिटी कहते हैं। अलग अलग एग्जांपल है, फिर बता रहे W बराबर ये है इक्विवेलेंट वेट है, ये V मतलब आयतन है। फिर यहां पर एग्जांपल है, आप सब लोग समझ रहे होंगे, इसको कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, 12वीं से है पूरा चीज, कोई टेंशन नहीं है। अब यहां पर समझते हैं, अरे बाप रे, ये मैंने कैसे कर दिया यार, इसको इंडिकेटर कट गया बेचारा हमारा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये बॉटल है समझ लेना। इंटरनल एंड एक्सटर्नल दो तरह के हमको इंडिकेटर देखने के लिए स्टूडेंट मिलते हैं। इंडिकेटर एक ऐसा रासायनिक यौगिक होता है जो किसी टाइट्रेशन में रंग को बताने के लिए एक माध्यम का काम करता है, जो अभिक्रिया पूर्ण हो जाता है या हुआ है कि नहीं हुआ उसको बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। टाइट्रेशन में जब टाइट्रेंड और एनालाइट, आपने ऊपर देखा है पहला वाला पार्ट इसका, कि सही मात्रा मिल जाती है तो इंडिकेटर रंग बदल देते हैं, यही कहलाता है इंड पॉइंट, समापन बिंदु। इंडिकेटर दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। ये हमारा डायग्राम, ये एक ठो बॉटल है, इंडिकेटर को बताया है, बताने के लिए रखा था मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटरनल इंडिकेटर क्या है, आंतरिक सूचक क्या है, परिभाषा देखते हैं, ये पूछने लायक प्रश्न है जी बच्चे लोग, मत छोड़ना मत छोड़ना मत छोड़ना। देखो, इंटरनल इंडिकेटर वह होता है जो टाइट्रेशन के प्रारंभ में ही टाइट्रेशन मिश्रण में मिला दिया जाता है, वो होता है हमारे पास इंटरनल इंडिकेटर। यह इंडिकेटर उसी घोल में मौजूद रहता है जिसमें प्रतिक्रिया हो रही, जैसे नीचे हमारा कोनिकल फ्लास्क था उसमें, जैसे ही अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है यह रंग परिवर्तित द्वारा इंड पॉइंट को दर्शा देता है, बता देता है। विशेषता देख सकते हैं, 3 इनके विशेषता है। टाइट्रेशन से पहले ही मिलाया जाता है, रंग परिवर्तन टाइट्रेशन घोल में होता है, एसिड बेस टाइट्रेशन में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। और देख सकते हैं फिनाप्थलीन इंडिकेटर है,
इसका उपयोग हम लोग करते हैं मेथिल ऑरेंज के रूप में भी हम लोग ले सकते हैं इंडिकेटर, जहाँ स्ट्रांग और वीक एसिड, स्ट्रांग एसिड हो और वीक बेस हो तब करते हैं। मेथिल ऑरेंज कब करते हैं? जब स्ट्रांग एसिड हो और स्ट्रांग बेस हो तब करते हैं। और देख फिनाप्थेलिन का भी इस्तेमाल करते हैं जब स्ट्रांग बेस हो और वीक एसिड हो तब। अब देखते हैं एक्सटर्नल इंडिकेटर, परिभाषा है एक्सटर्नल इंडिकेटर वह होता है जिसे टाइट्रेशन के साथ, टाइट्रेशन के समय, जब भी टाइट्रेशन करते रहते हैं उस समय टाइट्रेशन मिश्रण में नहीं डाला जाता, बल्कि समय समय पर टाइट्रेंट से एक बूंद निकालकर इंडिकेटर इंडिकेटर की अलग बूंद के साथ जब मिला दिया जाता है तब इसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल इंडिकेटर। पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, एक एक चीज आपको बताना नहीं पड़ेगा, इतना तो समझदार होंगे आप। मिश्रण में नहीं डाला जाता है, प्रतिक्रिया के दौरान बूंद बूंद निकाल करके जांच कर ली जाती है, रेडॉक्स टाइट्रेशन में ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया, देख लेना। ये इसके कुछ एग्जाम्पल है, आप सभी लोग थोड़ा सा वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, इतना तो समझते हो। अब दोनों में अंतर है, दोनों को हम समझ सकते हैं, ये देख लो दोनों पक्षों को मैंने बताया। इंडिकेटर क्या है? फिर वही चीज आ गया, इंडिकेटर क्या है? अच्छा यहाँ इंडिकेटर दिख रहे हैं ना, ठीक है। इंडिकेटर रंग को परिवर्तित करने के लिए, इन पॉइंट को बताने के लिए संकेत के रूप में काम करते हैं, उसे हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? नीचे 4 प्रमुख प्रकार के टाइट्रेशन और उसके इंडिकेटर की थ्योरी दी जा रही है, आप लोग सभी लोग समझेंगे। एसिड बेस टाइट्रेशन के इंडिकेटर की थ्योरी है, प्रयोग में लिए जाने वाले इंडिकेटर है फिनाप्थेलिन, मेथिल ऑरेंज, मेथिल रेड, और ये 3 प्रकार के हैं यहाँ पर, है ना। 4 इनके अलग अलग सिद्धांत है, समझते हैं। ये इंडिकेटर का बॉटल है, मैं इसको बताने के लिए थोड़ा सा रखा है आप सबके लिए, ठीक। अब देखते हैं हम लोग मेथिल ऑरेंज, ओस्टवार्ड थ्योरी ऑफ द एसिड बेस इंडिकेटर। ओस्टवार्ड सिद्धांत है, यह सिद्धांत कहता है कि एसिड बेस इंडिकेटर स्वयं वीक एसिड है या वीक बेस होते हैं और यह रंग परिवर्तन उनके आयनिजेशन पर निर्भर करता है। फिनाप्थेलिन देख सकते हैं कैसा कलर आता है, अम्लीय माध्यम में यह फिनाप्थेलिन जो होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन जैसे ही आप एक काम करना, लेब में जाना और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिनाप्थेलिन को मिला के देखना, पिंक कलर आएगा, क्लियर। तो ये कलरलेस होता है अम्लीय माध्यम में फिनाप्थेलिन के साथ रिएक्ट करने से, और क्षारीय माध्यम में ये गुलाबी रंग देते हैं। इंडिकेटर का रंग पीएच के अनुसार बदलता है, हर इंडिकेटर का अपना पीएच रेंज होता है, इसलिए इंडिकेटर का चयन टाइट्रेशन की नेचर के आधार पर किया जाता है। ये तो हो गया हमारे पास एसिड बेस टाइट्रेशन। दूसरा कॉन्सेप्ट है रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन के इंडिकेटर की थ्योरी है, उपयोग में आने वाली इंडिकेटर्स पोटेशियम पर मैग्नेट है, KMnO4 है, सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, है। डाइफेनिल एमीन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टार्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हमारे पास जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बेस्ड इंडिकेटर थ्योरी है। तो क्या है? रेडॉक्स टाइट्रेशन में इंडिकेटर रंग परिवर्तन दर्शाता है जब ऑक्सीडेशन स्टेज बदलते रहते हैं, तो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं KMnO4 को। उदाहरण है, एग्जाम्पल देख सकते हैं। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के इंडिकेटर की थ्योरी है, उपयोग में आने वाले इंडिकेटर एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर होते हैं, जैसे फ्लोरेंस और ईसन। मोहर साल्ट में हमारे पास मोहर मेथड में इस्तेमाल करते हैं, K2CrO4 है इसके भी, ठीक है। तो ये कुछ बातें दी हैं, ये तीसरा है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है। अब चौथा देखते हैं। अच्छा, कुछ भाग और दिया है, एब्जॉर्प्शन थ्योरी इंडिकेटर। यह सिद्धांत कहता है कि जब प्रेसिपिटेट अवक्षेप बनता है तब इंडिकेटर प्रेसिपिटेट की तरह सतह पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है और रंग बदलने लगता है। मोहर मेथड में देखते हैं, सिल्वर प्लस आयन होता है, क्लोराइड माइनस आयन होता है। एरो के बाद लिखा है ना, वो राइट एरो लिखा है ना, तो वो राइट एरो है, इसका मतलब राइट साइड को बता रहे इक्वल करके। ये सिल्वर क्लोराइड दोनों को मिलाते हैं तो बनता है सफेद अवक्षेप, मतलब ये सफेद अवक्षेप बनता है। K2CrO4 इंडिकेटर के रूप में जब प्रयोग करते हैं, जब क्लोराइड खत्म हो जाते हैं तो सिल्वर प्लस आयन और KCrO4 -2 माइनस आयन होता है इसके ऊपर। ये जो निशान दिया है ना, ये सिल्वर प्लस आयन है, प्लस में CrO4 माइनस आयन होता है, ठीक है। CrO4 2 माइनस आयन होता है राइट साइड में, फिर बन जाएगा ये सिल्वर
2 + आयन, और यहाँ पर हो जाएगा CrO4 - आयन। ये लाल कलर, लाल भूरा देता है। और यहाँ पर चौथा है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक टाइट्रेशन के लिए इंडिकेटर इस्तेमाल अपन करते हैं स्टूडेंट। कैसा इस्तेमाल करते हैं? टी यूरिक्रोम ब्लैक टी इस्तेमाल करते हैं, EBT, है ना। और जाइलोन ऑरेंज भी इस्तेमाल कर सकते, खास करके ये लेते हैं, EBT लेते हैं। अब थ्योरी देखते हैं, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार इंडिकेटर धातु आयन मेटल आयन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका रंग अलग होता है। जब EDTA जैसे कि कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट को मिलाया जाता है तो वह धातु आयन को इंडिकेटर से छीन लेता है और नया कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिससे रंग क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे कि EBT प्लस कैल्शियम 2 + आयन अगर हमारे पास है तो वाइन रेड कलर देता है, और EDTA प्लस कैल्शियम अगर है उस हमारे पास सिंपल में, तो कलरलेस अर्थात कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स बनता है और रंग बदल कर नीला हो जाता है। यही इंड पॉइंट कहलाता है। अब इसका टाइट्रेशन चारों प्रकार को अलग अलग हमने बताया है। ये चारों को अलग अलग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं अपन देख सकते हैं। एक ओके, ये देखो सिद्धांत इसके लिए रंग क्या चेंज होता है, और एसिड बेस, ये 4 तरह के टाइट्रेशन है यहाँ पर, एसिड बेस, रेडॉक्स प्रेसिपिटेशन और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक टाइट्रेशन है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं मानक घोल क्या चीज होते हैं। इसको तो आपने पहले ही देखा है, मानक घोल पहले ही देख लिया है। तो यहाँ पर मानक घोल क्या होता है अगर पूछे तो आप लिख सकते हैं। फिर वही चीज आ गया जिसको आपने ऊपर में पढ़ा था। यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं है, ये अलग अलग एग्जाम्पल है, आप सभी लोग चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक पेज और बचा है, इसको भी हम समझा देते हैं आप सभी लोगों को। चलो देखते हैं, विभिन्न प्रकार के टाइट्रेशन में स्टैक्योमेट्री गणना कैसे करेंगे। स्टैक्योमेट्री कैलकुलेशन इन वेरियस टाइप ऑफ टाइट्रेशन, ये लास्ट पॉइंट है। स्टैक्योमेट्री क्या होते हैं, व्हाट इज दिस स्टैक्योमेट्री। स्टैक्योमेट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थों की मात्रा अर्थात मोल, ग्राम, लीटर आदि गणितीय रूप में निर्धारित किया जाता है, तो उसे स्टैक्योमेट्री कहते हैं, अर्थात जिसका अनुपात पता होता है। टाइट्रेशन में स्टैक्योमेट्री गणना का उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि दो पदार्थ कितनी मात्रा में आपस में क्रिया कर रहा है, उसको बताने के लिए यहाँ पर होता है। आधारभूत कुछ फार्मूला है, जैसे कि आपने पहले देखा N1V1 = N2V2 इक्वल टू क्या देख सकते हैं, नॉर्मेलिटी बेस्ड नॉर्मेलिटी ज्ञात करते हैं। यहाँ पर N का मतलब, M का मतलब क्या है, V का मतलब क्या, ऊपर आपने देखा उसी चीज को गणना करना है। एसिड बेस टाइट्रेशन में स्टोइकोमेट्रिक गणना कैसे करेंगे, सब लोग को पता है, ध्यान से देखते जाइएगा। 25 ml HCl के लिए 0.1 नॉर्मेलिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड की कितनी मात्रा चाहिए। HCl भी 0.1 नॉर्मेलिटी होती है, एक एग्जाम्पल है इसका, गणना कर सकते हैं। रेडॉक्स टाइट्रेशन के लिए भी आप गणना कर सकते हैं, आपने ऊपर ऑलरेडी देख लिया है, इसीलिए मुझे बार बार ये बताना नहीं पड़ रहा है। ये भी आप गणना कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप लिख कर करके यहाँ पर दिया है, आप समझने की कोशिश करेंगे। 12th क्लास में से भी जाके आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट। अब चलो दोस्तों, ये हो गया हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को आपने पूरा समझा। अब इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा, चौथा यूनिट के ऊपर आएगा, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होते हैं, भारात्मक विश्लेषण क्या होता है, उसको भी हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने समझने की कोशिश किया, मैंने आपको नोट्स भी दे दिया। चलो अब आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ा सा मैं आपको पेज को दिखा देता हूं, हर पेज को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 मिनट बस, आप सभी लोग रुकिए। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा नीचे आ गए ना। चलिए आप यहाँ से, हाँ यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते जाएं, यहाँ से एक पेज, अगला पेज यहाँ से, अगला पेज यहाँ से, अगला पेज यहाँ से ले सकते हैं आप सभी लोग, और अगला पेज यहाँ से है बच्चों, और अगला पेज यहाँ से। एक एक पेज को आप धीरे धीरे से देख करके ले लीजिएगा, ओके चलेगा, ठीक। मैं पीडीएफ आपको तुरंत नहीं दूंगा, बाद में थोड़ा दे दूंगा। अगर पीडीएफ दे दूंगा ना तो आप इसका वैल्यू बिल्कुल नहीं समझेंगे भाई। थोड़ा से आप खुद से मेहनत करें ना, फिर मैं आपको बाद में दे दूंगा। क्या है, अभी थोड़ा व्यस्तता भी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये लो, ये हो गया, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के ये हमारे पास अलग अलग, हम इसके वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।
ये अलग पेज। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, आप देख करके। चलिए फ्रेंड, वीडियो हमारा कंप्लीट होता है, अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले यूनिट को देखेंगे। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।